नमस्कार और आज के हमारे इस विशेष गहन विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो मतलब किसी पारिवारिक फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। बिल्कुल, पर ये कोई फिल्म नहीं है, बल्कि 2026 का एक बहुत ही ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट केस है। कंचना राय बनाम गीता शर्मा। हाँ, और इस चर्चा के लिए हमने काफी सारे अदालती फैसलों, कानूनी दस्तावेजों और कुछ संवैधानिक ग्रंथों का भी गहराई से अध्ययन किया है। सही कहा आपने। तो कहानी शुरू होती है डॉक्टर महेंद्र प्रसाद से, जो एक बहुत ही अमीर इंसान थे। जब उनका निधन होता है तो उनकी वसीयत सामने आती है। और वसीयत में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। उन्होंने अपने कुछ बेटों को अपनी संपत्ति से पूरी तरह बेदखल कर दिया था। और दुर्भाग्य देखिए, पिता के निधन के कुछ ही समय बाद उनके एक बेदखल बेटे रंजीत का भी निधन हो जाता है। यहीं से असली पारिवारिक और कानूनी ड्रामा शुरू होता है। रंजीत की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी गीता विधवा हो जाती है। जी, और सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सामने आता है वो ये कि क्या नई विधवा बहू गीता अपने दिवंगत ससुर की संपत्ति से भरण पोषण या मेंटेनेंस का दावा कर सकती है? जबकि पेंच ये है कि जब ससुर का निधन हुआ तब गीता का पति तकनीकी रूप से जीवित था, मतलब ससुर की मौत के समय वो विधवा नहीं थी। बिल्कुल, ये एक बहुत ही अजीब स्थिति है। तो ऐसे में कानून क्या कहता है? मतलब अगर हम मानवीय दृष्टिकोण से देखें तो गीता को वित्तीय सहारे की सख्त जरूरत है। यहीं पर हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956, यानी जिसे हम हामा कहते हैं, उसकी भूमिका आती है। इसे समझना थोड़ा जरूरी है। हाँ, तो थोड़ा सरल भाषा में समझाइए कि ये कानून आखिर काम कैसे करता है। इस मामले में देखिए, इसमें दो अलग अलग धाराएं हैं। पहली है धारा 19, जो एक जीवित ससुर के कर्तव्यों की बात करती है। ठीक है। और दूसरी है धारा 22, जो ये तय करती है कि जो भी वारिस मृतक की संपत्ति हासिल करेगा, उस पर मृतक के आश्रितों को पालने की सख्त कानूनी जिम्मेदारी अपने आप आ जाएगी। तो गीता के केस में क्या हुआ? क्या अदालत ने सिर्फ इस बात पर उसकी याचिका खारिज कर दी कि ससुर के मरते वक्त उसका पति जिंदा था? शुरुआत में यही उलझन थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने वैधानिक व्याख्या के शाब्दिक नियम का बहुत ही शानदार तरीके से इस्तेमाल किया। शाब्दिक नियम मतलब जो लिखा है बिल्कुल वही पढ़ना, कोई अपनी तरफ से नई शर्त नहीं जोड़ना। एकदम सही। जजों ने अधिनियम की धारा 21 पर फोकस किया। उसमें जानबूझकर उसके बेटे की कोई भी विधवा ये वाक्यांश इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, मतलब वहां पहले मर चुके बेटे की विधवा ऐसा कुछ नहीं लिखा है? बिल्कुल नहीं। इसका सीधा सा मतलब ये निकला कि पति की मृत्यु किस दिन या किस समय हुई, ये बात कानूनी रूप से बिल्कुल अप्रासंगिक है। अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने तकनीकी खामियों के बजाय सीधे शब्दों के असली अर्थ को चुना। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। कोर्ट ने इसे हमारे शक्तिशाली संवैधानिक मूल्यों से भी जोड़ दिया। हाँ, मैंने पढ़ा था कि कैसे जजों ने कहा कि पति की मृत्यु के समय के आधार पर किसी निराश्रित विधवा को सहारे से वंचित करना पूरी तरह से गलत होगा। जी, कोर्ट का मानना था कि महज एक यादृच्छिक संयोग के आधार पर ऐसा करना एक मनमाना वर्ग बनाएगा, जो सीधे तौर पर अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन है। और अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार का भी तो हनन है। बिल्कुल, किसी को इस तरह बेसहारा नहीं छोड़ा जा सकता। और तो और कोर्ट ने मनुस्मृति जैसे प्राचीन हिंदू ग्रंथों का भी हवाला दिया, ये साबित करने के लिए कि कमजोर पारिवारिक सदस्यों का समर्थन करना एक पवित्र दायित्व है। सही कहा। यह पारिवारिक संपत्ति से जुड़ा एक ऐसा दायित्व है जिससे आप किसी कानूनी तकनीकी बात का सहारा लेकर बच नहीं सकते। तो आम जनता के लिए इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा सबक क्या है? सबक बहुत साफ है। अगर आप पारिवारिक संपत्ति विरासत में पाते हैं तो कमजोर आश्रितों की देखभाल करने का कानूनी दायित्व आपके ऊपर खुद ब खुद आ जाता है, जिससे विधवाओं को एक बहुत ही मजबूत वित्तीय सुरक्षा मिलती है। और जो कानूनी पेशे से जुड़े लोग हमारे इस विश्लेषण को सुन रहे हैं, उनके लिए भी इसमें बहुत कुछ है। हाँ, उनके लिए ये मामला एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे अन्यायपूर्ण परिणामों को रोकने के लिए सख्त वैधानिक पाठ और व्यापक संवैधानिक नैतिकता के बीच बेहतरीन सामंजस्य बिठाया जा सकता है। सच में कानून कोई रुकी हुई चीज नहीं है, ये एक निरंतर विकसित होने वाला टूल है, जो तकनीकी खामियों को भेदने और कमजोरों को करीबी से बचाने के लिए बनाया गया है, ताकि मानव गरिमा बनी रहे। एकदम सही कहा आपने। और इस पूरी चर्चा के बाद मेरे दिमाग में एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल आ रहा है। वो क्या?
अगर संवैधानिक नैतिकता पारिवारिक संपत्ति के नियमों को इस तरह से नया रूप दे सकती है, तो क्या भविष्य में लोग अपनी वसीयतों की भाषा में ही बुनियादी बदलाव करना शुरू कर देंगे? मतलब इन अपरिहार्य दायित्वों से बचने या फिर इन्हें खुशी-खुशी अपनाने के लिए? बिल्कुल। क्या वसीयत लिखने का तरीका ही बदल जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमारे सुनने वालों को और कानून के हर छात्र को जरूर सोचना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही।